वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है क्रिस्टल लैटिस और अपने बात करेंगे यूनिट सेल की। सबसे पहले बात आती है क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। तो अपनों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, स्टडी की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। उसमें अपनों ने एक बात और पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है? बनाने वाला पदार्थ। आगे क्या बात समझ में? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो 3D अरेंजमेंट में होता है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे क्या? तो इस अरेंजमेंट से क्या हो जाता है? एक जाल बन जाता है, एक लैटिस बन जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। आगे बात समझ में? तो अपने एक बना के देखते हैं क्रिस्टल लैटिस। देखो भी बनाने का तरीका देखना। एक क्यूबिक बनाएंगे बहुत ही अच्छा। अब देखो जितने भी कॉर्नर हैं उसमें पार्टिकल शो कर देंगे अपनी। ये रहा, अब देखो जितने भी इस क्यूबिक में अपने को लाइन दिख रही है ना, उस लाइन के बीच में एक एक पॉइंट और बना लेंगे। ये लाइन रही, इसके बीच में एक पॉइंट और, इस लाइन के बीच में एक पॉइंट, ये इस लाइन के बीच में ट्रिक देख लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम कई बार बनता नहीं है। एक पॉइंट ये, पॉइंट ये, इनको बराबर बना लेना। एकदम बीच में बनाना है भाई, ठीक है। ये वाली लाइन और रहेगी, ये लो भाई, इधर बीच में इसके ये आ गया पॉइंट, इस लाइन के बीच में ये पॉइंट आ गया इधर, इस लाइन के बीच में ये पॉइंट आ गया इधर। इसको वैसे लैटिस पॉइंट बोलते हैं, अभी डेफिनेशन करेंगे, पूरा डिटेल से बताऊंगा तुम्हें। इधर ये पॉइंट आ गया, कोई लाइन रह तो नहीं गई है, ठीक है भाई। अब इन लाइनों, ये जो पॉइंट है ना मिडल वाले, इनको मिला दो, क्रॉस बनेगा, प्लस का निशान बनेगा अपने, देखना। ये इसको इससे मिला दिया और इसको मिला दिया इससे, ठीक है। इसको इधर से मिला दो ऐसे, और इसको मिला दिया इससे। अब क्या हो गया? इसको बन गया ना प्लस का निशान, इधर से ये प्लस का निशान। अब ये जहाँ से ये क्रॉस कर रहे हैं उसको पार्टिकल से, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दो। इधर ये, इधर से ये। ध्यान रखना कैसे मैं बना रहा हूँ, उस ट्रिक से बनाना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इधर से ये और इधर से ये पार्टिकल, ये सारे हो गए। अब मिला दो, इनर वाले को इनर से मिला दो, मिडल वाले को मिडल से मिला दो, इनर वाले को इनर से, आउटर को आउटर से। तो ये आउटर वाला मिला दिया मैंने आउटर से, मिडल वाला मिला दिया मिडल से, और ये इनर वाला मिला दिया लाइन को इनर वाले से, ठीक है। ऐसे इसमें कर दो, ये इनर वाले और इधर से इसके साथ।
ठीक है, हो गया, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है, हो गया भी। इधर से ये इसका प्लस आ जाएगा इस वाले पार्ट का, इनर वाले को इनर वाले से मिला दिया और आउटर वाले को आउटर वाले से। इस प्रकार आप कितना ही बड़ा क्या है क्रिस्टल लैटिस बना सकते हो। आगे बात समझ में, क्यूब बनाना है, बीच में मिडल में लगाना है पॉइंट वगैरह को, ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपने बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। मैंने तुम्हें थोड़ा सा डेफिनेशन समझाने के लिए, देखो मैंने तुम्हें बताया था इसमें क्या होता है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। आगे क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स बोलते हैं। ये हो गए बाहर, ये पीछे वाले, ये आगे वाले का, इधर से देखोगे तो आगे वाला दिखेगा, पीछे से देखोगे तो पीछे वाला। अब इनको अपने क्या कर देते हैं, इधर से इसको मिलाओ, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा एक। आगे क्या बात समझ में, इसको ऐसे जोड़ोगे फिर ये इधर क्यूबिक बन जाएगा इधर। तो ये क्या है, ऐसे रीअरेंजमेंट होते हैं, रेगुलर 3 अरेंजमेंट होता है, ये मैंने वैसे रफली बताया, तुम्हें तो ये बनाना है क्रिस्टल लैटिक्स का। तो एक्चुअली जिसमें बनती किस टाइप की स्ट्रक्चर्स है, एक क्यूब हो गया एक पोर्शन, फिर उसके ऊपर दूसरा क्यूब दूसरा पोर्शन, फिर उसके इधर की साइड में एक क्यूब और पोर्शन हो गया, फिर इधर की साइड में क्यूब, नीचे भी क्यूब, मतलब एक क्यूब के ऊपर भी क्यूब, इसके इधर भी क्यूब, इसके इधर भी क्यूब, इसके इधर भी क्यूब। इस प्रकार उन क्यूब के भी इधर भी क्यूब, ऊपर भी क्यूब, नीचे भी क्यूब। इस प्रकार सब जगह क्या हो जाता है, क्यूब ही क्यूब। इस प्रकार एक लैटिस बनता है, उसको ही अपने क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब देखो आपको यहाँ पे एक पोर्शन, ये क्या है, रिपीट कौन सी हो रही है, स्ट्रक्चर्स बार बार, एक पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल की बात करें तो ये है। अगर मैं पोर्शन की बात करूँ जो 3D है तो उसमें क्या होता है, वो क्यूब। तो कहने का मतलब इसमें ये पोर्शन क्या होता है, रिपीट हो रहा है जो बार बार 3D पोर्शन, इसको अपने बोलते हैं यूनिट सेल। अपने इसको थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा और सिंपल मैं करता हूँ लैंग्वेज। देखो अब इस 3D पोर्शन को अपने क्या बोलते हैं, इस 3D पोर्शन को अपने बोलते हैं यू क्यूब वाला यूनिट सेल। इसको अपने बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये पूरा जो क्रिस्टलाइन लैटिस बनाता है, जाल बनाता है, ऊपर भी क्यूब, नीचे भी क्यूब, दाएं भी क्यूब, बाएं भी क्यूब, आगे क्या लेफ्ट क्यूब, राइट क्यूब, इधर से ये क्यूब ही क्यूब, इस टाइप में ये लैटिस बनाता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब अगर आपको थोड़ा और सिंपल समझना हो तो अपने बिल्डिंग में देखो, जैसे ये ईंट है, इस ईंट से पूरा कमरा बन गया। ये बहुत सारे कमरे क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं। आगे क्या बात समझ में, तो ईंट क्या हो गई, ईंट हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कमरा क्या हो गया, कमरा हो गया अपना यूनिट सेल, और पूरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, क्रिस्टल लैटिस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ईंट क्या होगी, ईंट हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लाइक एज मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। पूरा कमरा क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा यूनिट सेल, और अपने आगे क्या हो जाएगा, यूनिट सेल क्या बनाते हैं मिलकर सारे, क्रिस्टल लैटिक्स। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई, पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिट सेल, यूनिट सेल आगे 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 जुड़ के क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स। तो ये हो गया अपना क्रिस्टल लैटिक्स। अब इसको अपने डिफाइन करते हैं थ्योरेटिकल। समझ में आ गया क्या? पहले पार्टिकल, पार्टिकल से यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इरेगुलर 3D अरेंजमेंट regular 3D arrangement of constituent particle constituent particle
अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस में होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, solid is called crystal lattice. crystal lattice। अब यहां पे देखो, ये बन गया अपना क्रिस्टल लैटिक्स। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, इधर से रिप्रेजेंट किए अपने को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको अपने बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस पॉइंट। तो क्या आ जाएगा? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, the constituent particle represent as point is called lattice point। the lattice point joined by किससे ज्वाइन है? स्ट्रेंथ लाइन से। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किससे ज्वाइन है? स्ट्रेंथ लाइन से। एक प्रकार की ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। आगे क्या बात समझ में? द लैटिस पॉइंट ज्वाइंड बाय स्ट्रेंथ लाइन। तो ये अपना कंप्लीट हो गया क्रिस्टलाइन लैटिस। समझ में आ गया क्या? ईंटे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ईंटों से क्या बनता है? कमरा। कमरा क्या हो गया? यूनिट सेल। यूनिट सेल से क्या बनते हैं? लैटिस, जिसको अपने क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। एनी प्रॉब्लम? अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिट सेल। देखो भी यूनिट सेल क्या हो जाएगा? जैसे एक पोर्शन देखो, इसमें आपको दिखाई दे जाएगा एक पोर्शन। अगर मैं एक पोर्शन की बात करूं तो इधर जैसे ये हो गया एक क्यूब, इस क्यूब के इधर भी क्यूब, इस क्यूब के इधर भी क्यूब, इस क्यूब के इधर भी क्यूब। तो ये क्या होता है? ये होता है यूनिट सेल। अब इसको है ना कई बोल देते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। नहीं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो अपने क्या है? लैटिस पॉइंट। अपने इसको ये बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट 3D पार्टिकल। आगे क्या बात समझ में? इट इज द स्मॉलेस्ट 3D पार्टिकल। आगे क्या बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, स्मॉलेस्ट
बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, 3D पोर्शन हो गया ना, ये इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट 3D पार्टिकल, 3D पार्टिकल। आगे क्या बात समझ में, स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन इन विच repeat again and again अब रिपीट हो गए अगेन अगेन, किसका बनती है, क्या बनाता है ये, किसका फॉर्म करती है, क्रिस्टल लैटिक्स का। तो क्या आ जाएगा, अगेन एंड अगेन टू मेक क्रिस्टल लैटिस। एक पर्टिकुलर यूनिट सेल है, तो अपनी क्यूबिक लेके दिखा देता हूं मैं तुम्हें। क्यूब तो बना लोगे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन है किसका, क्रिस्टल लैटिक्स का। अब ये क्यूब क्या है, आगे और क्यूब से जुड़ेगा, इसके ऊपर भी क्यूब होगा, इसके नीचे भी क्यूब होगा, इसके इधर भी क्यूब होगा। आगे क्या बात समझ में, इस प्रकार ये क्या बना लेंगे, एक क्रिस्टल लैटिक्स। आगे क्या बात समझ में। अब क्या है, जो ये अपने यूनिट सेल बनाते हैं, ये क्या होती है, यूनिट सेल का जो शेप होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। उस फैक्टर के बेसिस पे अपने इसके पैरामीटर को स्टडी करते हैं, जो अपना टॉपिक इसके अंदर ही पढ़ेंगे, यूनिट सेल ऑफ पैरामीटर। आगे क्या बात समझ में, अपने क्या पढ़ेंगे, यूनिट सेल की क्या पढ़ेंगे, पैरामीटर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। कहने का मतलब ये है, अब यूनिट सेल की शेप किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो उन फैक्टर को अपने क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। आगे क्या बात समझ में, पहले एक यूनिट सेल बनाते हैं बढ़िया सा। अब यूनिट सेल देखा जाए तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, थोड़ा सा मैं एक डायग्राम से बताता हूं मैं आपको। अब जैसे अपने ये जैसे चौक का डब्बा है, ये देखो, अब ये मान लो कोई यूनिट सेल है, थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, देखो इधर। तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड है, देखो इधर वाला ये पार्टिकल है, ये मान लिया 3D पार्टिकल है, इसमें एक ऊपर की तरफ ये हो गया हाइट, ये होगी लेंथ और ये होगी ब्रेथ। आगे क्या बात समझ में, और इनके बीच का ये हो गया एंगल। तो अकॉर्डिंग टू हाइट, ब्रेथ और क्या आ जाएगा, लेंथ। इसको अपने एजेस, इसके एजेस पे डिपेंड करती है इसकी शेप। एजेस माने हो गया इसका ये किनारा 3D का, इस पे। तो इसके पैरामीटर, इसकी जो डिपेंडेंट शेप होती है उसको ही अपने पैरामीटर बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा बता रहा हूं, देखो। अब इस पार्टिकल को देखोगे ना, इसकी एक्सिस है, ये हो गया एक्स, इसको मान लिया अपनों ने वाई, इसको मान लिया मान लो जेड। ये एक्स हो गया, ये इधर की तरफ हो जाएगा वाई और इधर की तरफ हो गया जेड। जैसे इसमें देखो क्यूब का, इधर की तरफ मान लो ये क्या हो गया, ये हो गया मान लो एक्स, इधर वाला एक्स मान लिया अपनों ने, इधर की तरफ क्या मान लिया अपनों ने, वाई, ये वाला हो गया जेड। कैसे मान लो इसको, ये हो गया अपने क्यूब। आगे तो अब डिपेंड किस पे करेगी इसकी शेप, इस ये वाले एंगल पे, और कौन से, इन दोनों के बीच वाले एंगल, और तीसरा किस पे डिपेंड करेगी, इस वाले एंगल पे। तो अपने क्या आ जाएगा, तीनों एंगल देखें। सबसे पहले अपने बात क्या आ जाएगी,
अब ये जो एजेस है, इसके एजेस माने हो गए ये किनारे, इसको एक को मान लेता हूं, मान लो अपने इस एजेस को मान लेते हैं, इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लिया मैंने इधर वाले बी एजेस, और इस एजेस को मैंने क्या बोल दिया सी। कुछ भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी को ए मान सकती हो, किसी को बी मान सकती हो और किसी को भी सी। आगे बात समझ में, ये हो गया, मान लियो ये क्या है एक्स, इसको अपने एक्स ही कर दिया रिप्रेजेंट, ये हो गया एक्स, इधर वाला ये क्या हो जाएगा वाई, इधर वाला मान लिया मैंने जेड। ठीक है, आगे बात समझ में, इसको मैंने बोल दिया ए, इस एजेस को मैंने किस पे बोल दिया, किस से रिप्रेजेंट कर दिया बी से, इस वाले एजेस को मैंने किस पे कर दिया रिप्रेजेंट सी से। आगे बात समझ में। अब देखो, अब मैंने तुम्हें इधर चौक वाले में देखो, इधर से ये देखो, ये चौक किस किस पे अपने डिपेंड करेगा, एक तो ये वाला एंगल, मैं थोड़ा सा अपने इधर से देखो, एक को मान लिया मैंने इधर वाले, देखो इधर की तरफ ये जेड हो गया और इधर की तरफ इस बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ इधर वाला ए हो गया और ये वाई, तो अपने एक तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल, आगे क्या मतलब ए और सी के बीच का बॉन्ड एंगल, और दूसरा क्या हो जाएगा ए और बी के बॉन्ड एंगल, आगे क्या बात समझ में, और इधर से क्या आ जाएगा बी और सी के बीच का बॉन्ड एंगल। तो अपने ये क्या आ जाएगी, जितने भी एजेस है आगे, इनमें एंगल क्या होगा उसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपने क्या आ जाएगा 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल क्या मान लिया अपनों ने 3 एजेस को। 3 जो एजेस है कौन कौन सी है, एक को मैंने क्या माना है, एक को मैंने माना है ए, दूसरा क्या आ जाएगा बी, और तीसरा क्या आ जाएगा अपने सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ए बी एंड क्या आ जाएगी सी। अब इनके बीच का अपने को बॉन्ड एंगल देखना है। बॉन्ड एंगल की मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, तुम्हें याद नहीं करनी पड़ेगी। These bond angle present in unit cell अब देखो, अब ए और सी के बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गामा। ए और सी, ए सी मतलब बीटा, याद करने का तरीका बता देता हूं, इसका हो जाएगा बीटा। ए और बी के बीच का क्या हो जाएगा गामा, और बी और सी के बीच का क्या हो जाएगा अल्फा। अब कहोगे सर ये याद होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इनको लिख लो साइड में, ए एजेस लिख लो, बी और सी, बॉन्ड एंगल को अपने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक का अल्फा कर दो, इधर का बीटा कर दो। ये ट्रिक बता रहा हूं बेटा, उसमें और कुछ मत लेना। आगे क्या बात समझ में। अब आपको देखना है ए और सी के बीच का, तो इन दोनों को हटा दो, कौन सा बच गया बताओ, इसके नीचे है जस्ट बीटा, मतलब ए सी के बीच का क्या आ जाएगा बीटा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, बिटवीन द ए और सी क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल बीटा। मेरी बात समझ में आ गई। अब दूसरा तरीका देखो, अब अपने को आइडेंटिफाई करना है किस किस के बीच का करना है अपने को। ए सी हो गया, ए और बी के बीच का बॉन्ड एंगल। अब ए ले लो और बी, ए और बी को हटा दिए तो ये दोनों हट गए, इधर से क्या रह गया अपने पास गामा। तो क्या आ जाएगा ए बी के बीच का क्या आ जाएगा गामा, बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा ए बी के बीच का गामा। आगे क्या बात समझ में। तीसरे वाला बताओ, तीसरा अपने को देखना है बी और सी के बीच का। अब बी सी के बीच का बताओ, ये दोनों हट गए, बी सी के नीचे ये आ रहा है, क्या रह गया अल्फा। तो बी और सी के बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। तो B एंड C के बीच का क्या हो जाएगा अल्फा। मेरी बात समझ में आ गई क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। A और C के बीच का क्या आ जाएगा गामा, B और C के बीच में क्या आ जाएगा, B और C के बीच में क्या आ जाएगा अल्फा, A और C के बीच में क्या आ जाएगा बीटा। याद करने का तरीका देखो, AC में बेटा, AC में बेटा, आगे क्या बेटा क्या आ जाएगा AC में। दूसरा आपने ये मैंने तुम्हें तरीका बताया है, सीधा सा है, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, इसके नीचे लिख लो अल्फा, बीटा और गामा। अब आपको पता करना है बी और सी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें बी और सी इसके आधार पे बता रहा हूँ, बेसिस पे।
अब ध्यान रखना x को इधर से a मान लेना, इधर y एक्सिस की तरफ b और इधर से c। अब अपने को पता करना है b और c के बीच का, तो b को गोल करो, c को गोला करो, मतलब ये भी गोले हो गए। एंगल कौन सा बच गया? a, तो मतलब क्या आ जाएगा? अल्फा। b और c के बीच का क्या हो जाएगा? अल्फा। समझ में आ गई क्या ट्रिक मेरी? अगर मैं जो आपको आइडेंटिफाई करना है a और b के बीच का, तो a और b मतलब ये भी गए दोनों, बच कौन सा गया? ये भी, गामा। आगे क्या बात समझ में? तो इधर से इस टाइप में आप इसको याद भी कर सकते हो। एक मैंने तुम्हें तरीका बता ही दिया, ए सी बीटा मतलब क्या हो जाएगा? ए सी में बेटा ऐसे करके आप ट्रिक को याद कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये क्यों, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, 7 क्रिस्टल पढ़ेंगे अपने इसके बेसिस पे। समझ में आ गई? तो ये कोई जरूरी नहीं है ए हो या बी हो, इसको आप इधर से ऐसे करोगे तो इसको भी एक्स वाई एक्स मान सकते हो, इसको भी बी मान सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे, अब मान लो अपने को ये क्यूबिक का पता करना है, तो ये देखो इधर से ये एंगल देखो, इधर से देखो कैसे दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच का 90 डिग्री। अब इधर देखो इसके बीच का कितना दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं इधर से, तो इन दोनों के बीच का इधर से भी क्या दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। तो ये क्यूबिक क्या हो गया? 90 डिग्री का। A इक्वल B इक्वल क्या हो गया? C। ऐसे करके अपने पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल। अब मेरी बात समझो, अपनों ने आज पढ़ा क्या? एक तो क्रिस्टल लैटिस पढ़ा, मैंने तुम्हें बताया एक बिल्डिंग है वो होगी क्रिस्टल लैटिस, बिल्डिंग में कमरे हैं वो क्या हो जाएगा? यूनिट सेल। और जो पार्टिकल है जिससे यूनिट सेल बनता है, जो ये कि अपने क्यूब बनता है, उसको ईंट मान के देखो आप। तो ईंट, कमरा, बिल्डिंग, पार्टिकल, पार्टिकल से यूनिट सेल, यूनिट सेल से क्या बनेगा? पूरा अपना बिल्डिंग। अब पैरामीटर की बात है तो ये क्या है? इसकी शेप डिपेंड करती है। आगे क्या बात समझ में? ये फैक्टर अफेक्टिंग है, इसलिए अपने इसको पैरामीटर पढ़ रहे हैं। किसी यूनिट सेल का शेप होता है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो कौन कौन से फैक्टर पर निर्भर करता है? 3 एजेस हैं, उन पे डिपेंड करता है, ए, बी और सी पे। तो 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल ए, बी, सी हो गए। अब इनके बीच के बॉन्ड एंगल पे भी डिपेंड करता है, तो अपने इनका बॉन्ड एंगल देखेंगे। ए सी के बीच का बॉन्ड एंगल अपने मान लिया बीटा। ए और बी के बीच का, ये बी है बेटा, ए और बी के बीच का क्या हो जाएगा? गामा। और इधर से क्या आ जाएगा? बी और सी के बीच का क्या आ जाएगा? अल्फा। याद करने का तरीका बताऊं मैं, ए सी मतलब शुरू का और लास्ट वाला गया तो बीच में आता है बीटा। 3 बनाओ अपने, अल्फा, बीटा और इधर से बना लो गामा। ए सी शुरू का और लास्ट वाला, बीच में कौन सा रह गया? बीटा, मतलब बीटा होगा। ए बी शुरू का और कौन सा गया अपने? दूसरे नंबर का, रह कौन सा गया? गामा। ठीक है। बी और सी दूसरा और तीसरे नंबर पे आता है, तो दूसरा तीसरा हटा दो, इधर से क्या आ जाएगा? अल्फा। बहुत ही सिंपल तरीका बताया, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अपने हो गए पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। इसका मेन आपको जो रीज़न है वो पता चलेगा नेक्स्ट टॉपिक में, क्लासिफिकेशन करेंगे अपने भी, ये डिपेंड कैसे कर रहे हैं, ये फैक्टर अफेक्ट कैसे कर रहे हैं किसी भी यूनिट सेल को। तो समझ में आ गई क्या बात? बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। उसमें से छोटे क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान रखना। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।